हम पढ़ रहे हैं एटम्स और ये है लेक्चर नंबर 3। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? बोर्स एटॉमिक मॉडल, जिसमें हमने इसका पहला जो पोस्टुलेट है वो समझा कि इनका कहना है कि इलेक्ट्रॉन जो है सिर्फ उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसका एनर्जी फिक्स रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेफिनेट ऑर्बिट कहते हैं या स्टेशनरी सेल कहते हैं। और जब किसी भी ऑर्बिट में घूमेगा तो वहां उसका जो मोमेंटम रहेगा, एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, h/2 का मल्टीपल रहेगा, इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा। फिर हमने क्या समझा, थर्ड पॉस्टुलेट ये था कि जब भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो हमेशा एनर्जी रेडिएशन क्या करेगा, रिलीज करेगा। रेडिएशन रिलीज करेगा मतलब एनर्जी को रिलीज करेगा, रेडिएशन रिलीज करेगा या फिर एनर्जी रिलीज करेगा। इसी में आप एक क्वेश्चन पूछे थे कि सर अगर उसको लोअर से अपर में जाना है तो क्या करेगा, एनर्जी गेन करेगा। बिल्कुल गेन करेगा, लेकिन उसका एक कंडीशन रहता है। कल मैं उस चीज को देख ही रहा था और ये क्वेश्चन मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि इससे मेरे को भी कुछ सीखने को मिला। हालांकि वो एग्जाम पॉइंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसके बारे में हम लोग थोड़ा देर आगे बात करेंगे जब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। तो एब्जॉर्प्शन के लिए एक पर्टिकुलर कंडीशन रहता है, हमेशा ग्राउंड से ही जाएगा वो, ग्राउंड से फर्स्ट में, ग्राउंड से सेकंड में, ग्राउंड से थर्ड में। ऐसा नहीं कि सेकंड से थर्ड में जाएगा या थर्ड से फोर्थ में जाएगा, नहीं। उसके लिए फिक्स है कंडीशन। क्या कंडीशन फिक्स है? एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करेगा तो लोअर से कहां चला जाएगा, वो अपर में चला जाएगा। और जब लोअर से अपर में जाएगा तो वो हमेशा फर्स्ट से ही जाएगा। और उसके लिए जब उस एनर्जी डिफरेंस के जितना वो क्या कर लेगा, फोटोन गेन कर लेगा। एनर्जी कहां से मिलेगा, फोटोन से मिलेगा। तो जो एनर्जी गैप है वो हम जानते हैं, केमिस्ट्री में पढ़े हुए हैं। वापस अभी फिर से वहीं पर पहुंचेंगे तो वहां मैं समझाऊंगा कि देखो फर्स्ट और सेकंड के बीच का एनर्जी डिफरेंस इतना है, अगर ग्राउंड स्टेट में है और इतना एनर्जी गेन किया तो वो कहां चला जाएगा, फर्स्ट में। फर्स्ट से थर्ड का एनर्जी गैप इतना है, अगर मान लो उसको एकदम थर्ड के लायक एनर्जी मिल गया तो कहां पहुंच जाएगा, सीधा वो थर्ड में। यह है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो एब्जॉर्प्शन, जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा कौन, इलेक्ट्रॉन, तो वो कहां चला जाएगा, अपर स्टेट में चला जाएगा। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, जो नेचुरली वो क्या कर रहा है, जब अपर से लोअर में आ रहा है तो वहां पर एनर्जी रिलीज कर रहा है। और जब एनर्जी रिलीज कर रहा है तो उस एनर्जी का हम लोग आगे चल के स्पेक्ट्रम बनाते हैं। तो हम पढ़ाई करते हैं सिर्फ हाइड्रोजन के लिए, और वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो रहेगा वो कंटिन्यूअस कभी नहीं रहता है। कैसा रहता है, लाइन स्पेक्ट्रम रहता है। तो इसीलिए हम लोग जब पढ़े थे तो देखे थे लाइन स्पेक्ट्रम करके। अब यहीं पर एक क्वेश्चन आपके मन में ये आ सकता है कि सर फर्स्ट से ही क्यों जाता है, क्योंकि बोर ने अपना जो एटॉमिक मॉडल दिया है ना, ये सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले स्पीसीज के लिए है, और ये बात हम लोग केमिस्ट्री से ही जान रहे हैं। तो अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो कहाँ रहेगा, ग्राउंड स्टेट में, क्योंकि मोस्ट स्टेबल स्टेट क्या होता है, ग्राउंड स्टेट। फिर हमने देखा एप्लीकेशन ऑफ बोर्स मॉडल, तो वेलोसिटी निकाला। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पर मिला ZE²/2ε0NH। ये अगर मान लो कभी थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है, तो आपको ऐसा ऑप्शन दे करके हो सकता है पूछ लिया जाए। तो या तो आप डिराइव करके निकाल लेना, या फिर ये अगर याद रहेगा, मैं आप लोग को बोलूंगा कि कुछ बाकी को मैं याद रखना, लेकिन सिर्फ इसको याद रख लो, वेलोसिटी का कम से कम, क्योंकि वेलोसिटी की हेल्प से हम लोग रेडियस भी निकाल लेंगे, फिर आगे चल के सब कुछ निकाल सकते हैं। तो एटलीस्ट वेलोसिटी का जरूर याद रख लेना। बाकी तो आपको वैल्यू ही याद रखना है न्यूमेरिकल क्वेश्चन के पर्पज से, तो ये हो जाएगा वैल्यू, है ना। फिर हमने आर निकाल लिया था, रेडियस, ये भी ठीक है। फिर टाइम पीरियड, और क्या, फ्रीक्वेंसी। इसमें कंफ्यूज ये नहीं होना कि कौन ऊपर रहता है, जेड ऊपर या एन नीचे। ये सब में देखो किसी में जेड ऊपर है, किसी में एन ऊपर है, तो इसको अच्छे से दिमाग में रखना। फिर मैग्नेटिक फील्ड का हमने वैल्यू देख लिया, मैग्नेटिक फील्ड Z³/10⁵ होता है। फिर हमने निकाला क्या, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में पहला हमको क्या मिला, काइनेटिक एनर्जी kZe²/2r। अगर हम r को रिप्लेस कर देंगे तो इसका एक और वैल्यू आता है, जिसको हम लोग अभी टोटल एनर्जी निकालने के लिए यूज करेंगे, जिससे हम लोग डिफरेंस भी निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का आधा होता है और एग्जैक्टली टोटल एनर्जी के जितना होता है, लेकिन साइन क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी मिल गया यहाँ पर, तो ये देख लो, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, यहीं तक देखे थे क्या। फिर एक ग्राफ था, और क्या था क्वेश्चन,
ठीक, तो ये हम लोग पढ़े थे यहां तक के। नेक्स्ट अब आपको पूरा का पूरा समझ लो रिवीजन मिलेगा। क्लास 11th का मैंने पूरा नोट्स भी सेम लगा दिया है, ताकि आप लोगों को किसी तरह से परेशानी ना हो कि हम लोग इसको फॉलो करेंगे उसको फॉलो करे करके। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। देखो अभी हमें क्या मिला, अभी हमने जो देखा काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू, टोटल एनर्जी का वैल्यू और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू, वो हमें मिला था ये वाला वैल्यू। देखो काइनेटिक एनर्जी क्या था, के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r, जहां के कांस्टेंट है, ई का वैल्यू फिक्स है, जेड बस वेरिएबल है। आर का वैल्यू पुट करेंगे तो हमको कुछ और ज्यादा थोड़ा एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा, हम और नजदीक पहुंचेंगे। तो हम यहाँ पर या तो आर का वैल्यू पुट करके ला सकते हैं, बट मैंने बोला आर का वैल्यू हम तो याद नहीं किए हुए हैं, किसको याद किए हुए हैं, वी को, है ना। तो हम वी की हेल्प से क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी। फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी, देखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 m v स्क्वायर। वी याद है क्या, बताओ, लिखो कॉपी में कहीं पे, क्या है वी का वैल्यू, तो 1/2 m के जेड ई स्क्वायर अपॉन क्या है, एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट, यही है ना। तो फिर के कैसे रहेगा, जब एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा तो के को हटाना पड़ेगा, के को हटा देते हैं ना। ठीक, 2 एप्सिलॉन नॉट और क्या है, एम है, यही है क्या, चेक कर लो एक बार वैल्यू को, यही है ना। तो अब लगा देते हैं क्या इसमें, स्क्वायर। ठीक, अच्छा एन एच है, एच और ये एन, तो ब्रैकेट ओपन किया जाए इसका, ब्रैकेट ओपन करने से देखो क्या मिल रहा है, ये हो जाएगा 2 और इसका स्क्वायर ओपन करूंगा तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, तो 4 इंटू 2 कितना हो गया 8। तो जेड एम का एम रह जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और ई की पावर 4 हो जाएगा और जेड का स्क्वायर अपॉन नीचे देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा सीधा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और क्या हो जाएगा एच का स्क्वायर और क्या हो जाएगा एन का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप ये बात जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू है किस में आता है, निगेटिव में आता है, ठीक है। तो यहां पर आप लिख लो सिंस काइनेटिक एनर्जी इज निगेटिव, इसका वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, हेंस के इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम ई की पावर 4 जेड स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर और क्या रहेगा एन स्क्वायर। किस में रहेगा इसका यूनिट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किस में रहेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू, और जितना काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू होता है उसका उतना ही मैग्नीट्यूड सेम किसका रहता है, नहीं काइनेटिक एनर्जी कहाँ निगेटिव रहता है, ये पॉजिटिव रहता है ना, टोटल एनर्जी रहता है। ठीक ठीक ठीक, चलो तो ये स्टेप की फिर जरूरत ही नहीं है। ये फर्स्ट हो गया।
सेकंड लिख लेते हैं टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, माइनस एम ई टू द पावर 4 जेड स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 8 ई नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर और ये एन स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट थर्ड यहीं पे लिख दूं क्या, टोटल एनर्जी। थर्ड क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, अरे यार, पोटेंशियल एनर्जी। क्या होगा ये, 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लेकिन ये भी किस में रहेगा, नेगेटिव में रहेगा। ठीक है, फिर बताओ इसका वैल्यू अब कितना हो जाएगा, 2 के सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 और 2 डिवाइड होके कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा क्या, ये इक्वल टू माइनस और माइनस हाँ, तो ये माइनस आएगा ना, तो माइनस ऑफ एम हो जाएगा ई की पावर 4 हो जाएगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये 2 और ये 4 डिवाइड होकर नीचे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर और क्या हो जाएगा, एन का स्क्वायर। ये मिल गया पोटेंशियल एनर्जी। यहां तक कोई डाउट, ठीक। अब यहां एक चीज समझना, नाउ टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस एम हो गया ई की पावर 4 हो गया अपॉन जितना कांस्टेंट वैल्यूज को एक साथ रखते हैं 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर। बाहर क्या रख दूं मैं, जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर। क्या ये सब कांस्टेंट लग रहा है आपको, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वैल्यू फिक्स होता है, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स होता है, 8 भी फिक्स है, एप्सिलॉन नॉट का भी वैल्यू फिक्स होता है, एच भी फिक्स होता है। जब इन सब का वैल्यू आप पुट करके निकालोगे तो कितना आएगा, माइनस का माइनस रहेगा और ये हो जाएगा 13.6। कितना आ जाएगा 13.6, और बाकी क्या रहेगा जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और यूनिट हो जाएगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या हो जाएगा यूनिट जो है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, ये वैल्यू क्या आप पहले जानते हो, पहले जानते हो, ये केमिस्ट्री से हम लोग देखे हुए हैं। बस फर्क ये था कि वहां हमने इसको डिराइव नहीं किया था, डायरेक्ट इस वैल्यू को लिख दिया था। क्योंकि डिराइव का मतलब क्या है, अब इसको कौन कैलकुलेट करते रहेगा, है ना, तो नहीं करना है, सीधा हमने डायरेक्ट इसको लिखा हुआ था। तो ये फिर से अभी भी डायरेक्ट ही लिखेंगे इसको हम लोग। इसी में आप एक चीज और कर सकते हो, अगर हम हाइड्रोजन एटम के लिए बात करेंगे तो फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम तो Z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। Z इक्वल टू अगर 1 हो गया तो यहां से देखो टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी आप केमिस्ट्री में इसी को En करके बोले थे, क्या बोले थे, En करके nth ऑर्बिट के लिए कितना हो जाएगा, En इज इक्वल टू या टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 13.6 और क्या हो जाएगा 1 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि Z की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट, जहां नीचे देख लो निगेटिव साइन क्या बता रहा है, सिग्निफिकेंस ऑफ निगेटिव साइन, इट इंडिकेट्स द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के लिए जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है निगेटिव साइन।
कोई नया चीज मिला क्या? अभी कुछ नया नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब अगर हम डिफरेंट ऑर्बिट के लिए बात करें तो पहले बात करते हैं फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n इक्वल टू 1 होता है, और n इक्वल टू 1 को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। तो ग्राउंड स्टेट के लिए जब हम n इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, जब n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो फार्मूला तो हमारे पास है। क्या है फार्मूला? देखो अभी उसको लिख देता हूँ वापस में। En इज इक्वल टू क्या आया है? En इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हर एटम का है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम लिख सकते हो इसको। जब n इक्वल टू 1 पुट किया जाएगा तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो कितना आ जाएगा? -13.6। इसको हम लोग अच्छे से उस समय याद कर लिए थे, फिर भूल गए होंगे, लेकिन रिवीजन किया तो फिर से याद आ गया होगा। n इक्वल टू 2 मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोला जाता है इसको। तो जब आपको क्वेश्चन में ये सब बोला रहेगा कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो तुरंत समझ जाना है कि उसके लिए n का वैल्यू क्या होगा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n का वैल्यू क्या होगा? 2 हो जाएगा। जब 2 पुट करोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इक्वल टू 3 मतलब सेकंड एक्साइटेड स्टेट के क्या आ जाएगा? -1.51। फिर क्या हो जाएगा थर्ड के लिए? -0.85। शायद मैंने बस यहीं तक के ही आप लोगों को कुछ समय याद करवाया था। आप लोग दो वैल्यू और याद कर लेना। फोर्थ एक्साइटेड स्टेट के लिए क्या हो जाएगा? -0.54। और फिफ्थ के लिए क्या हो जाएगा? -0.38। और लास्ट अगर आप सबसे आखिरी चलेगा इनफाइनाइट के लिए तो क्या हो जाएगा? 0। ठीक। एज नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेस द एनर्जी ऑफ ऑर्बिट ऑल्सो इंक्रीजेस। निगेटिव वैल्यू है तो आप देख सकते हो कि वैल्यू क्या होते जा रहा है? इंक्रीज होते जा रहा है। चलें आगे। तो याद रख लेना -13.6, फिर -3.4, उसके बाद -1.51, फिर 0 पॉइंट में आ गया 0.85, 0.54, फिर 0.38। चलें आगे। अब हम अगला निकालेंगे एनर्जी डिफरेंस, दो एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस। ये तो है, सब लिखा हुआ है। क्या वैल्यू देखना है? यहां लिखा है, फिर दोबारा वैल्यू देख लो। देखो एनर्जी लेवल क्या है? n इक्वल टू 1, जिसको हम लोग k सेल बोलते हैं, फिर l सेल, m सेल, n सेल, o सेल, p सेल, ऐसे आगे बढ़ते जाएगा, है ना। तो फर्स्ट का जो ग्राउंड स्टेट हमारा है उसका एनर्जी कितना रहेगा? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसका है? इसका है, इन सब में इसका, है ना। सबसे कम किसका है? फर्स्ट वाले का। इसीलिए क्या है, ये ग्राउंड स्टेट है, स्टेबल स्टेट है इन सबके कंपेरिजन में। जब हम बात करेंगे कि भाई इन दोनों का आप डिफरेंस बता दो, तो E2 माइनस E1 कितना आ जाएगा डिफरेंस? कितना आ जाएगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 और 2 का कितना आ जाएगा? 1.8, 1.8। ठीक है। फिर उसके बाद अगले का कितना हो जाएगा? 1.89 या फिर 1.9 बोल सकते हो। अगले का कितना हो जाएगा? 0.66। फिर क्या हो जाएगा? 5 और 4 का 0.31। और फिर क्या हो जाएगा? 0.16। क्या समझ आ रहा है? जैसे जैसे हम लोग हायर एनर्जी स्टेट में जाते जा रहे हैं तो उनके बीच का एनर्जी लेवल जो है कम होते गया है। उनके बीच का एनर्जी गैप क्या हो गया है? कम हो गया है। सबसे ज्यादा पहले ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के बीच में एनर्जी डिफरेंस है। उसके बाद क्या हो जाएगा? सेकंड और थर्ड के बीच में, फिर थर्ड और फोर्थ, फिर 4 और फिफ्थ, फिर फिफ्थ और 6। ऐसे ऊपर जैसे जैसे जाते जाएंगे एनर्जी का डिफरेंस क्या हो जाएगा? उतना कम होते जाएगा। अब मैं बताता हूं कि एब्जॉर्प्शन में क्या बोलना चाह रहा था। चलो इसको एक डायग्राम से समझाता हूं मैं। इतने में तो आ जाएगा क्या? नहीं आएगा।
देखो ये क्या है, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5 और ये n इक्वल टू 6। इसका एनर्जी कितना है, E1 इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। E2 का एनर्जी कितना है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बोलते जाओ। E3 का कितना है, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E4 का कितना है, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E5 कितना है, -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर E6 -0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आया समझ में? अब ये एनर्जी डिफरेंस देखो, जब हम इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस देखते हैं तो यहां पर का एनर्जी डिफरेंस, इसको क्या बोल सकते हैं, डेल्टा ई बोल सकते हैं, चेंज इन एनर्जी किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में, है ना। तो डेल्टा एनर्जी 2 1 बोल सकते हो। कितना हो जाएगा, घटा दो दोनों को, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड क्या हो जाएगा, डेल्टा ई कितना है, 3 2। फिर इसके बीच का गैप बताओ, 1 पॉइंट कितना था, 1.9 था क्या, 1.9 था ना, 1.89 मतलब 9 है ना, 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर क्या बोल सकते हो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन दोनों को घटाओ, डेल्टा ई 43 इज इक्वल टू 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां डेल्टा ई 54 कितना हो जाएगा, 0.85 में कितना घटा दो, 85 में 54 घटा दो, 31, तो ये हो जाएगा 0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ कितना आ जाएगा, 0.16। ये डिफरेंस है, देखो एनर्जी डिफरेंस कम हो गया ना ऊपर जाते जाते। डेल्टा ई 65 इज इक्वल टू 0.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे एनर्जी डिफरेंस कम होते जाएगा। अब इसका मतलब समझो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करना चाहता है तो उसको ज्यादा एनर्जी एमिट करना नहीं पड़ेगा। अगर वो यहां से यहां आना चाहता है तो ज्यादा एनर्जी एमिट करना पड़ेगा, फिर थोड़ा और ज्यादा पड़ेगा, फिर थोड़ा और ज्यादा पड़ेगा, और जब वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से कहां आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट में, तो उसको और ज्यादा एनर्जी एमिट करना पड़ेगा। और उल्टा अगर वो जाना चाहता है, अगर वो जाना चाहता है तो डिफरेंस कितना रहेगा, अगर वो जाना चाहता है तो डिफरेंस कितना रहेगा, यहां तो फिक्स हो गया। यहां पर देखो, मान लो कोई है जो चाह रहा है कि सीधा ग्राउंड से कहां चला जाए, फर्स्ट में चला जाए। हाँ, ग्राउंड से फर्स्ट जाएंगे, तो इन दोनों डिफरेंस को ऐड करो, कितना डिफरेंस हो जाएगा, 10.2 और 1.9 कितना हो जाएगा, 12.1। इसके बीच का जो गैप कितना है, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर कोई इलेक्ट्रॉन है जो ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है और उसको मान लो कितना एनर्जी मिल गया, 10.2 मिल गया, तो वो सीधा कहाँ चला जाएगा, बाजार घूमने। पैसा पाया, सीधा कहाँ चला जाएगा, बाजार, मतलब वो चला कहाँ, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। थोड़ा ज्यादा पैसा पा गया, सीधा कहाँ चला जाएगा, बबल्स, नहा धो के आएगा पूरा, ठीक है। थोड़ा और ज्यादा पा गया और आगे। तो यहां पर ग्राउंड स्टेट में
उसको कितना एनर्जी दिया जा रहा है इस पर डिपेंड करेगा कि एनर्जी के बाद वो फर्स्ट में जाके रुकेगा कि सेकंड में जाके रुकेगा कि थर्ड में जाके रुकेगा कि फोर्थ में जाके रुकेगा, या इस एटम की जिंदगी से बाहर निकल जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, वो डिपेंड करेगा। और ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसके लिए जो स्पेक्ट्रम बन रहा है इसको हम बोलते हैं क्या, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो बनता है वो ग्राउंड स्टेट से ही बनता है, सीधा ग्राउंड से 1 में जाएगा, ग्राउंड से 2 में जाएगा, ग्राउंड से 3 में जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि वो 2 से 3 में चला जाए या 3 से 4 में चला जाए या 3 से 5 में चला जाए, वो ग्राउंड स्टेट से ही जाएगा। उसका रीजन मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, चलो तो एब्जॉर्प्शन वाला टॉपिक आएगा, वहां पर मैं फिर से इसको एक बार और सेम डायग्राम को कॉपी पेस्ट कर दूंगा, बाकी आप लोग समझ जाना। नेक्स्ट, ये जो एनर्जी डिफरेंस हम देख रहे हैं इसको अगर हम मैथमेटिकली देखें, कभी निकालना पड़े तो इस तरह से निकाल सकते हैं। ये है एनर्जी डिफरेंस। देखो इस स्लाइड में कोई समस्या है क्या, ये भी पुराना चीज है। डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई फाइनल माइनस, क्योंकि वो कहां से कहां जाएगा। मान लो ये हमारा एक ऑर्बिट है जहां पर एन क्या है, ये फाइनल है, और ये क्या है, एन इनिशियल। एक्चुअल में इसको इनिशियल नहीं बोलेंगे, इसको मैं ऐसा बोलता हूं कि एन क्या है, ये लोअर एनर्जी स्टेट, और ये क्या है, एन हायर एनर्जी स्टेट। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आएगा, इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो हायर से लोअर में आएगा, हायर से कहां आएगा, लोअर में आएगा। तो ये कहलाएगा इनिशियल, और ये क्या कहलाएगा, एन फाइनल। जहां रुक गया फाइनली वो क्या कहलाएगा, फाइनल कहलाएगा। तो हायर से कहां आ गया, लोअर में आ गया। तो एन फाइनल माइनस एन इनिशियल, या इसी को आप चाहो तो और क्या बोल सकते हो, इसी को चाहो तो बोल सकते हो N2 और N1 के फॉर्म में, जैसे बोलना है वैसे बोल सकते हो। इसी को और क्या बोला जा सकता है, इसी को N1, सॉरी ये हो जाएगा N1 और ये क्या हो जाएगा, N2, सब चलेगा। चाहे NH बोलो या N इनिशियल बोलो या फिर इसको N2 बोलो, सब बराबर है। देखो तो गड़बड़ तो नहीं हुआ है कुछ। N फाइनल माइनस N इनिशियल हो जाएगा, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, N क्या हो जाएगा, N हायर स्टेट माइनस N लोअर स्टेट। हायर से लोअर में ही जंप करेगा ये, तो N हायर माइनस N लोअर। हायर क्या है, 2 है, तो हायर माइनस लोअर, तो 2 माइनस 1, सब चलेगा। मेन चीज ये है कि हमको ये वैल्यू पुट करने आना चाहिए। देखो 13 पॉइंट माइनस 13 पॉइंट, क्या चीज, अच्छा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग उल्टा हो गया है ना। ठीक है कोई बात नहीं, बस जो बड़ा वैल्यू है और छोटा वैल्यू उसको घटा दो, सीधी सी बात, और कुछ नहीं। तो बड़ा वैल्यू क्या है, हम्म, ठीक तो है, सही तो है, ये फाइनल, ये तो फाइनल। हाँ ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है। अच्छा ये उस समय भी गड़बड़ थे, स्लाइड जो है ठीक नहीं हुआ है मतलब। ठीक ठीक, इसको मैं ठीक कर देता हूँ तुरंत अभी, ओवरराइड करूंगा, देखना समझ आएगा कि बताना। पहला एन फाइनल बोलो, एन फाइनल क्यों हो गया, सब जगह करना पड़ेगा। क्या बोल रहे हो आप,
हाँ हाँ हाँ, हायर भी, फॉर्मूला को छोड़ो ना, हायर एनर्जी स्टेट की बात हो रही है। ये लोअर नहीं रहेगा, नीचे वाला ग्राउंड वाला तो ठीक है ये, और ये हायर रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जंप करेगा, हायर से लोअर। तो ये जहां से शुरू कर रहा है वो इनिशियल कहलाएगा, और जहां जहां रुका वो फाइनल कहलाएगा। फॉर्मूला क्यों मिस्टेक है? हाँ ये वाला, ये मिस्टेक था नहीं वाला। तो देखो ये क्या हो जाएगा, NH माइनस NL, सीधा है। लास्ट टाइम पे मैंने यही समझाया था, कुछ भी कंफ्यूजन हो तो सिर्फ यही याद रखना, हायर माइनस लोअर, बस हायर माइनस लोअर। बाकी सब जो है ये इनिशियल फाइनल सब कंफ्यूजन वाला चीज है, इसको कोई कंफ्यूज नहीं होना है ना। इनिशियल फाइनल भी कंफ्यूजन वाला नहीं है, क्योंकि जहां से आएगा वो इनिशियल, और जहां जाकर रुकेगा वो क्या कहलाएगा, फाइनल कहलाएगा। तो हमने यहाँ पर 2 1 भी मान लिया है, तो वो भी ठीक है। और उसको नहीं मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो n फाइनल जहां रुक गया वो क्या कहलाएगा, फाइनल क्या है हमारा, ज्यादा एनर्जी वाला है कम वाला है, तो ये हो जाएगा n इनिशियल, और ये क्या हो जाएगा n फाइनल हो जाएगा। तो देखो ये हायर एनर्जी स्टेट है, तो इसको क्या लिख दूंगा मैं, NH, और ये क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। या आप चाहो तो इसी क्या लिख सकते हो, n फाइनल माइनस n इनिशियल। अब ये सब देखो सही है कि नहीं है, लग तो रहा है सब सही। अगर मैं यहाँ पर इनिशियल भी ले लेता हूँ तो भी ठीक है, फाइनल भी लेता, ठीक। देखो अब क्या हो गया, यहाँ पर से कॉमन निकाला जाए, कॉमन निकालेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू के साथ में कौन रहेगा, लोअर, तो ये n लोअर, और क्या हो जाएगा n हायर। फिर आ जाओ यहाँ से, अगर मान लो यहाँ से माइनस साइन को कॉमन निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा n हायर, और ये क्या हो जाएगा, लोअर। अब आप या तो इस वैल्यू को याद रख लो, या तो इस वैल्यू को याद रख लो, या पॉजिटिव वैल्यू के साथ में इसको याद रख लो। तो किसको याद रखना होता है, डिफरेंस, और डिफरेंस में ऑलवेज किसको याद रखो आप, पॉजिटिव को, है ना। डिफरेंस को हम लोग निगेटिव में याद नहीं रखेंगे। इसको भी चेंज कर सकते हो, ये क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, लोअर माइनस, यहाँ यहाँ सही हो गया, और देखो ये वाला वैल्यू सही हो गया है, लोअर की जगह पे इनिशियल, तो अपन अब लोअर ही लेके चलेंगे, और ये क्या हो जाएगा, हायर। यह एक बार और लिख देता हूँ इसी को मैं, (2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1/n लोअर स्क्वायर माइनस 1/n हायर का स्क्वायर। 1 2 को ज्यादा फॉलो इसलिए नहीं करना, क्योंकि ऑर्बिट को हम लोग फर्स्ट ऑर्बिट को 1 बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट को सेकंड को 2 बोलते हैं, फिर 3 4 5 भी आ जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए या तो इनिशियल फाइनल को यूज करना, या लोअर हायर को यूज करना। चलो आगे चलें। हम्म, कौन सा वाला, हाँ तो ये फिर गलत है, फिर ये वाला, इसको फाइनल कर दो और इसको इनिशियल कर दो। क्यों हायर माइनस, ये तो सही है ना, ये तो यहाँ से देख कॉपी किया हम लोग, ठीक है। पहले क्या रहेगा, लोअर, फिर क्या रहेगा, हायर रहेगा। बाकी इसमें वैल्यू निगेटिव आ जाएगा क्या, नहीं 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 आएगा, सही है। ये हमेशा छोटा वैल्यू रहेगा लोअर, और ये हमेशा बड़ा रहेगा, तो 1 से छोटा को डिवाइड करेंगे और यहाँ 1 से
नहीं, वन वन को बड़ा से डिवाइड करेंगे तो यहाँ वैल्यू छोटा आएगा और यहाँ वैल्यू बड़ा आएगा। सही है फॉर्मूला, क्योंकि डिफरेंस हमेशा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। डिफरेंस कभी निगेटिव थोड़ी आएगा, नहीं आएगा, तो ये सही है। नेक्स्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन आइसोलेटेड एटम इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब आइसोलेट करना है तो आप समझ उसको बाहर निकालना है। सही मायने में ये है जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का कमाल। जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तभी तो बाहर निकलेगा। जब एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा तब बाहर निकलेगा। तो वो कहां से कहां जा रहा है, वो जो भी इनिशियली स्टेज में रहा होगा, चाहे वो मतलब वन, मोस्टली तो वन से ही बात करते हैं, तो इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, n इक्वल टू वन ही बोल सकते हैं। n इक्वल टू क्या बोलेंगे, वन बोलेंगे। और ये वन से कहां चला जाएगा, जब फाइनली गायब होगा तो इनफाइनाइट पे चला जाएगा। उस एटम के ऑर्बिट से क्या हो गया, बाहर निकल गया। ये है उसका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से मान लो ये कहां पर है, n इक्वल टू वन पर है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन चला गया n इक्वल टू इनफाइनाइट पे। तो बस इसी फॉर्मूले को वापस यूज करेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इनफाइनाइट माइनस ई एन हो जाएगा। ई इनफाइनाइट माइनस ई एन हो जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट पे एनर्जी जीरो होता है और एन मतलब कुछ भी रहता तो निगेटिव में रहेगा, तो ये बड़ा माइनस छोटा वैल्यू। तो माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, तो इनफाइनाइट स्क्वायर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर वैल्यू पुट किए तो आप देख सकते हो ये तो पूरा गायब हो जाएगा, तो सिर्फ इतना वैल्यू आएगा। ये है आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18, और ये हो जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। मतलब सेम आ गया, वो डेल्टा ई ही आ गया है ना, क्या आ गया, डेल्टा ई जो आया था वही इसका वैल्यू आ गया। सेम ही है क्या, नहीं नहीं डेल्टा ई नहीं आएगा, एक मिनट, टोटल एनर्जी जितना आ गया, टोटल एनर्जी के जितना आ गया, कहाँ आ गया टोटल एनर्जी, ये देख लो, टोटल एनर्जी के जितना ही आ गया है ना, माइनस 13.6 बोलो या सेम ही तो है क्या, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और माइनस 13.6 को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, माइनस 13.6 को यहाँ पर इतना बोल रहे हैं ना, तो दोनों बात तो सेम ही है। ये देख लो, इसको माइनस 13.6 बोलो या बात तो एक ही है। इसको बस लिख दो क्या, ई एन, क्या लिख दो इसको, मैग्नीट्यूड ऑफ ई एन। ठीक, वो निगेटिव था और आयोनाइजेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अंदर अट्रैक्ट होगा तो क्या रहेगा, निगेटिव, और ये बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, एनर्जी पॉजिटिव। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या रहेगा, पॉजिटिव, क्योंकि वो बाहर निकालने के लिए एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी, तो इतना एनर्जी उसको क्या करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। आयोनाइजेशन इसीलिए क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, कहां पर स्क्वायर आएगा, ये ना, तो यहां आप ये वैल्यू एक ही बार याद रखो, मेन चीज इसको रखो। आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू और कुछ नहीं, क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ टोटल एनर्जी, या फिर बोल सकते हो मॉड ऑफ ई एन, ये याद रखो। ठीक है, यहां पर क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, मैं लिख देता हूं। नेक्स्ट आता है वेवलेंथ। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। अब जो भी यहां पर रेडिएशन निकल रहा है, रेडिएशन किस कैसे निकल रहा है, इन टर्म्स ऑफ लाइट। भाई लाइट ही तो है वो, जो भी निकल रहा है रेडिएशन, और लाइट जो निकलता है किसके फॉर्म में निकलता है, वेव के फॉर्म में, और हर वेव का अपना क्या रहेगा, वेवलेंथ रहेगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो जब भी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है,
लोअर से हायर या हायर से लोअर में जंप कर रहा है तो या तो वो क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, या तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। और जब भी वो रिलीज करेगा तो वो जो एनर्जी रहेगा वो रेडिएशन रहेगा, और वो रेडिएशन किसका रहेगा, लाइट का रहेगा, और लाइट का क्या रहता है, वेव। तो अब एक तरीके से वेव ही क्या कर रहा है, वेव ही एक तरीके से ट्रेवल कर रहा है, वेव ही ट्रेवल कर रहा है। और उस वेव का जो जो भी हमको एक पाथ दिखेगा वो क्या कहलाएगा, स्पेक्ट्रम कहलाएगा। और वो स्पेक्ट्रम क्या रहेगा, वो रहेगा लाइन स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस नहीं रहेगा। जैसे कि अगर कंटिन्यूअस बोला जाएगा तब तो फिर बोर का पूरा मॉडल ही खत्म हो जाएगा। ये एक फिक्स जगह पर काम करता है, जैसे कि 1 से 2, फिर 2 से 3 या 1 से 3, कंटिन्यू रहता है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या रहेगा, दो ऑर्बिट के बीच में ट्रेवल कर रहा है, तो ये रहता है लाइन स्पेक्ट्रम। तो यहां से हमें ये बात समझ आया कि मान लो ये है न्यूक्लियस जहां पर पॉजिटिव चार्ज है Ze है, और ये है इसका फर्स्ट ऑर्बिट, और ये है इसके जस्ट बाहर दूसरा ऑर्बिट। मान लो ये वाला क्या है, हायर स्टेट है, और ये क्या है, लोअर स्टेट है। तो जब हम बात करते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम की, अभी हम लोग फिलहाल किसकी बात कर रहे हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम, मतलब एनर्जी सिर्फ क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, बाहर निकल रहा है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एमिशन स्पेक्ट्रम की, मतलब हायर से लोअर में ट्रेवल कर रहा है कौन, इलेक्ट्रॉन। हायर से कहाँ कर रहा है, लोअर में ट्रेवल। तो हायर से लोअर में अगर ट्रेवल करेगा तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रेवल करेगा, ये देख लो। तो हमने थर्ड नंबर के पोस्टुलेट में क्या बात सीखा था कि जब भी इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में जंप करेगा, जब भी इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में जंप करेगा तो भाई वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो जो इलेक्ट्रॉन जैसे हायर से लोअर में जंप करेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। और ये जो भी एनर्जी रिलीज करेगा जिसको हम लोग डेल्टा ई कहते हैं, कि डेल्टा ई किसके इक्वल होगा, ये डेल्टा ई इक्वल होगा दोनों के बीच के डिफरेंस के। मान लो यहाँ पर की एनर्जी कितनी है E1 और यहाँ पर की एनर्जी कितनी है E2, तो ये हो जाएगा क्या, डेल्टा ई इज इक्वल टू हो जाएगा E1 माइनस सॉरी E2 माइनस E1। और ये जो E2 माइनस E1 है डेल्टा ई, ये किसका एनर्जी होता है, फोटोन का एनर्जी। किसका होता है, फोटोन का एनर्जी। और फोटोन की एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, HF या फिर H न्यू कहते हैं। आया समझ में। तो बस उसी को रिलेट करना है। और HF को आप और क्या लिख सकते हो, HF को लिख सकते हो H लैम्डा अपॉन C लिख सकते हो। तो सीधा हम यहां पहुंचते हैं, डेल्टा ई इज इक्वल टू हो जाएगा H न्यू या HF बोल सकते हो, या फिर HC अपॉन लैम्डा लिख सकते हो। अच्छा, ये डेल्टा ई हम लोग निकाल के ले आए हैं तो आसान है, नहीं निकाल रहे थे तो निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्या कर लेते, E2 माइनस E1 कर लेते। तो यहाँ पर 1 अपॉन लेमडा इधर खिसका के ले आओ तो डेल्टा ई अपॉन क्या हो जाएगा, HC हो जाएगा। फिर उसके बाद ये 1 अपॉन जो लेमडा होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, वेव नंबर, याद है ना, वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है, 1 अपॉन लैम्डा। और एंगुलर वेव नंबर क्या होता है, 2 पाई अपॉन लैम्डा। क्या होता है, 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो ठीक है, यहाँ पर वेव नंबर बस याद रखो। वेव नंबर क्या हो जाएगा, जिसको न्यू बार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 अपॉन लैम्डा, इसी को बोलते हैं न्यू बार। जब आप सॉल्व करोगे डेल्टा ई का वैल्यू पुट कर देंगे। डेल्टा ई का वैल्यू क्या आया है, डेल्टा ई का वैल्यू आया है, ये सब वैल्यू को पुट करोगे तो बहुत खतरनाक वैल्यू। एक बार लिखूं क्या, यहाँ पर, यहाँ पे लिख देता हूँ, रुक जाओ। डेल्टा ई का वैल्यू कितना आया था, डेल्टा ई का वैल्यू आया था 1 पॉइंट नहीं 13 पॉइंट था क्या, 13.6। और क्या था, Z स्क्वायर 1 अपॉन N स्क्वायर। नीचे क्या था, लोअर। लोअर मतलब वो जहां पर फाइनली जहां से निकला है, कहां से निकला है, फाइनल से। तो N लोअर, या मैं लिख देता हूं N कहां से, N फाइनल माइनस N इनिशियल, या N लोअर माइनस 1 अपॉन N स्क्वायर हायर। मैं पूरे इनिशियल फाइनल को सिर्फ हायर लोअर कर दे रहा हूं ताकि किसी भी तरह से कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, कल जाएगा तो पहले थोड़ा आराम करना पड़ेगा ना। वन अपॉन लेमडा। अब देखो क्या करोगे, यहां पर HC को और लिख देता हूं, नीचे क्या हो जाएगा, HC। ये वैल्यू H और C सबको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये बड़ा सा वैल्यू आएगा खतरनाक। और ये सेंटीमीटर इनवर्स में है, लेकिन हम इसको याद नहीं रखेंगे, हम सीधा याद रखेंगे
ये जो भी वैल्यू आएगा इसको बोला जाता है आर। क्या बोला जाता है? आर। और इस आर का नाम है रेडबर्ग कांस्टेंट। रेडबर्ग कांस्टेंट और इसका वैल्यू ये वाला होगा। तो आप इस वैल्यू को याद मत रखना, ज्यादा इसका यूज नहीं होता है, ये वाले को याद रख लेना 10⁻7 के साथ में मीटर में ला करके। ठीक है, ये वैल्यू याद रखना आर का, लेकिन आर से ज्यादा 1/r का यूज होता है, तो सीधा हम 1/r को भी यूज रख दिमाग में रख सकते हैं। बाकी सब जगह मैं चेंज कर देता हूं, ये लोअर हो गया और ये क्या हो जाएगा? हायर। ये लोअर और ये हायर। एकदम सेम टू सेम है कि नहीं पूरा? अच्छा, मैं केमिस्ट्री का नोट्स देख रहा हूं, उसमें ना हम लोग 1 और 2 कर दिए थे, तो कंफ्यूज थोड़ी हो गए। अब इतना पढ़ने के बाद कंफ्यूजन का कोई सवाल ही नहीं आना चाहिए। इस वैल्यू को आप याद रख लेना, ये वेवलेंथ का है, यहां से वेवलेंथ निकाला जाएगा। वेवलेंथ कैसे निकाला जाएगा? 1/λ इज इक्वल टू न्यू बार बोल सकते हो, या फिर आर जेड स्क्वायर, तो 1/NL स्क्वायर माइनस 1/NH स्क्वायर। वेवलेंथ भी पॉजिटिव ही रहेगा। थोड़ा कुछ कुछ चीजों को याद रखोगे तो भूल भी जाओगे तो रिलेट करना आसान हो जाएगा। जैसे डेल्टा ई कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव रहेगा। 1/λ कभी निगेटिव आएगा क्या? नहीं आएगा। तो भाई हम जब 1/ यहाँ पर कंफ्यूज भी हो जाएंगे कि NI रहेगा या NH रहेगा या NF रहेगा, क्या रहेगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये समझ लो जो भी रहेगा n का कम वैल्यू यहाँ पर आएगा और यहाँ पर n का ज्यादा वैल्यू आएगा। r का वैल्यू 1.09, वैसे 1.09 तक के ही याद रखते हैं, या कभी कभी इसको राउंड फिगर करके 1.1 भी बोल दिया जाता है, क्योंकि 9 को अगर आप हटाओगे तो क्या आएगा? साइंटिफिक नोटेशन राउंडिंग ऑफ करोगे तो 1.1 आ जाएगा। तो इसको कभी कभी क्या बोल दिया जाता है? 1.1 इंटू 10⁻7। और कभी कभी किसी क्वेश्चन में तो 1.1 को भी इग्नोर कर देते हैं, सीधा क्या लिखते हैं? 10⁻7 मीटर इनवर्स। चलें आगे। इसका यूनिट क्या रहेगा? इस फॉर्मूले का यूनिट 1/λ मतलब मीटर का इनवर्स, याद रखना। तो आर का यूनिट क्या रहेगा? मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स। अच्छा, ये वाले वैल्यू को कभी कभी इसको भी राउंड फिगर करके क्या बोल देते हैं? 912 एंगस्ट्रॉम। 912 एंगस्ट्रॉम, ये भी चल जाता है। नेक्स्ट अब पहुंचते हम सीधा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है? देखो, जब और ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? एमिशन स्पेक्ट्रम। क्या पढ़ रहे हैं? एमिशन स्पेक्ट्रम। कैसे पता चलेगा कि ये एमिशन स्पेक्ट्रम ही है? क्योंकि यहाँ पर स्पेक्ट्रम लाइन जो है वो कहाँ से कहाँ आ रहा है? हायर से लोअर में आ रहा है, देख लो। और हायर से लोअर में आएगा मतलब क्या कर रहा है? रेडिएशन को इमिट कर रहा है, सीधी सी बात है। अगर लोअर से हायर में जाता तब क्या होता है? ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है ना। इसमें फिर से एक छोटा सा डायग्राम में गलती था, इसको शिफ्ट कर दूं बस। ये वाला वैल्यू किसका है? इसका है। ये वाला वैल्यू इसका, ये वाला इसका। ये तो मैंने पूरा हाथ से बना दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अब तो, तब वो पीछे लिखा हुआ है। देखो, जब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से जंप करके ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, तो हमें एक पैटर्न का पूरा स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से आ गया ग्राउंड में, सेकेंड से आ गया, थर्ड से आ गया, फोर्थ में आ गया, फिफ्थ से आ गया, सिक्स से आ गया, तो ये एक प्रॉपर अलग पैटर्न दिखता है। ऐसे ही जब डिफरेंट ऑर्बिट से जो भी इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आकर के जंप करेगा, जिसके लिए n का वैल्यू क्या होता है? 2 होता है, तो एक अलग पैटर्न दिख रहा है। और जब सारे इलेक्ट्रॉन जंप करके 3 में आ रहे हैं अलग अलग ऑर्बिट से, कहां आ रहा है?
3 में आ रहा है, n इक्वल टू 3 मतलब सेकंड एक्साइटेड स्टेट में आ रहे हैं, तो एक अलग पैटर्न दिख रहा है। ऐसे ही जब n इक्वल टू 4 में आएगा तो एक अलग पैटर्न दिख रहा है, 5th में आएगा तो अलग पैटर्न दिख रहा है, और 6 में आया तो अलग पैटर्न दिख रहा है। और इन्हीं पैटर्न के ऊपर अलग अलग साइंटिस्ट लोग स्टडी किए और उन्होंने क्या किया, हर एक एक पैटर्न का एक अलग नाम दे दिया। क्यों? क्योंकि ये एक हर एक एक पैटर्न जो है लाइट के अलग अलग जो रेडिएशन है उसके अलग अलग रीजन के लिए मिलते हैं। जब क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन कहां कहां जंप कर रहा है, देखो जब इलेक्ट्रॉन सेकंड से कहां फर्स्ट में आ रहा है, n इक्वल टू 2 से फर्स्ट में। सेकंड बोलने का मतलब कभी भी सेकंड एक्साइटेड स्टेट मत समझना, है ना, मैं जब बोलूंगा तो पूरा ही बोलूंगा उसको। सेकंड का मतलब n इक्वल टू 2 से 1 में आ गया, ग्राउंड स्टेट में आ गया। कहां से? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से कहां आ गया, ग्राउंड में। सेकंड एक्साइटेड स्टेट से कहां आ गया, ग्राउंड में। थर्ड एक्साइटेड स्टेट से कहां आ जाएगा, ये वाला देखो यहां से ग्राउंड में। ये फोर्थ एक्साइटेड स्टेट से कहां आ जाएगा, ग्राउंड में। तो जब वो किसी भी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो सोचो जब वो रेडिएशन रिलीज करेगा तो जो रेडिएशन रिलीज होगा, अब ध्यान समझना एकदम, क्योंकि हम लोग ड्यूअल नेचर पढ़ के आए हैं, वेव पढ़ के आए हैं, तो मैं वहां पर अब मिक्स करूंगा। जब वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जंप करके नीचे आ रहा है, जंप करके नीचे आ रहा है तो क्या रिलीज करेगा, एनर्जी। एनर्जी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेडिएशन। रेडिएशन किसके फॉर्म में रहेगा, लाइट के फॉर्म में। और लाइट एमिट करने का सीधा सा मतलब है फोटोन को रिलीज करना। और जब वो फोटोन रिलीज कर रहा है तो उस फोटोन का एनर्जी कितना होगा, सोचो कितना होगा। यहां पर का गैप कितना है, 10.2। कितना है, 10.2। अगर कोई यहां से यहां आ रहा है तो कितना कितना रिलीज करेगा, 10.2 एनर्जी का फोटोन रिलीज करेगा। अगर कोई यहां से यहां आ रहा है तो कितना रिलीज करेगा, 10.2 प्लस 1.9 दोनों को मिला के जितना रहेगा उतना का रिलीज करेगा। जब कोई यहां से आ रहा है तो और ज्यादा करेगा, 10.2 प्लस 1.9 प्लस 0 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, है ना। चलो डिफरेंस निकाल लें क्या, वो डिफरेंस वाला स्लाइड कहां गया, क्या चीज, हाँ हाँ अच्छा, इसीलिए उस टाइम मैं इसको पूरा काट के नया लिखा था, अब समझ आ गया। यहां तक ठीक है ना, ये काम बढ़ा रहा है, वैल्यू भी गायब है। ठीक, देखो फर्स्ट में कितना है यहाँ पर, -13.6 EV। फिर क्या है, माइनस -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फिर -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर -0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इतना काफी है ना। और अगर देखना चाहें तो यहाँ पर था कुछ तो रुको रुको रुको, क्या कर दिया मैंने, यार ये मिटाने के बाद दोबारा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.
0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और माइनस 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हटाओ, बाकी नहीं देखना है। हो गया, हटाओ हटाओ। यहां देखो, इसके बीच का गैप कितना है? 10.2 है। यहां गैप कितना है? 1.9 है। यहां गैप कितना है? ग्राउंड से नहीं बताओगे, बस इतना ही बताओ। घटा लो ना, इतना क्या याद कर रहे हो? कितना हो जाएगा ये? 0.66, ठीक है। और ये वाला 0.31, ठीक है। ये कितना है? 0.16। वो घटाना ज्यादा आसान है याद करने से, यहां पर इस जगह पे, है ना। तो अब आप सोचो, देखो इधर, जब क्या होगा, सेकंड से फर्स्ट, यहां पर ये जो हमारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड में अगर आ रहा है तो कितना एनर्जी वो रिलीज करेगा? 10.2 फोटोन का एनर्जी रिलीज करेगा। समझ आ रहा है? जो फोटोन वो रिलीज करेगा, उस फोटोन का एनर्जी कितना रहेगा? 10.2 रहेगा। जब वो n इक्वल टू 3 से 1 में आएगा तो कितना करेगा? 10.2 प्लस 1.9 दोनों को मिला करके उतना फोटोन की एनर्जी रिलीज करेगा। जब वो कहां से आएगा? n इक्वल टू 4 से। n इक्वल टू 4 से जब कहां जंप करेगा? n इक्वल टू 1 में, तो कितना एनर्जी रिलीज करेगा? इतना। मतलब सब में 10.2 ऐड हो रहा है, तो काफी बड़ा अमाउंट बन गया। और ये जो लाइट रहेगा वो कौन से रीजन में चला जाएगा? ये चला जाएगा अल्ट्रा वॉयलेट रीजन में, क्योंकि हर अलग अलग रीजन के लाइट का एनर्जी और वेवलेंथ क्या रहता है? अलग अलग। तो अगर वो इतना रिलीज कर रहा है तो भाई उतने एनर्जी के अकॉर्डिंग उस वेव का एनर्जी भी अलग है और उस वेव का वेवलेंथ भी अलग होगा। तो ये जो वेवलेंथ है ये एक अलग रीजन में आ गया, और इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वॉयलेट रीजन। और ये सारे के सारे जो भी हमें स्पेक्ट्रम दिख रहे हैं, इसका एक सीरीज बना है, और इस सीरीज का नाम क्या कहलाएगा? लाइमन सीरीज कहलाएगा। बात समझ आया? दूसरा स्पेक्ट्रम जो बन रहा है वो 2 में आने पे बन रहा है, तो 2 में आएगा अगर कोई सोचो तो 3 से 2 में आने पे कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज, कितना एनर्जी रिलीज करेगा? बस 1.9 का, ठीक है, 1.9 करेगा। अगर कोई 4 से 2 में आ रहा है तो कितना करेगा? 1.9 प्लस 0.6, मतलब 2 पॉइंट लगभग 5 के आसपास। तो इसके कंपैरिजन में तो कम ही कर रहा है ना जो 1 में आ रहा है। तो यहां पर का एनर्जी अलग हो गया, और उसका वेव का वेवलेंथ भी क्या रहेगा? अलग रहेगा, जो हम लोग निकाल के देखेंगे अभी। तो यहां पर जब देखा गया, लाइट का स्टडी किया गया, तो ये जो फोटोन है कौन से रीजन के लाइट से बिलोंग कर रहा है? तो पता चला कि ये विजिबल लाइट है। विजिबल मतलब, जो 7 कलर है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लाइट के अंदर जो 7 कंपोनेंट ऑफ कलर रहते हैं वो क्या, कौन कौन से कलर है? हाँ, लाइट में 7 कलर कौन कौन से रहते हैं जो प्रिज्म से पास करने पे मिला हुआ था? क्या था? विबग्योर था। क्या था? विबग्योर बोल रहे थे, ठीक। आंसर याद है, लेकिन क्वेश्चन के साथ वो फिटिंग नहीं बैठ पा रहा था, है ना। ठीक ठीक। सर्वर डाउन हो गया था, ठीक बोले। देखो सर्वर हैक थोड़ी कर दिया आप। तो ये जो सीरीज है, अब इसका नाम इसका नाम क्या कहलाएगा? बामर सीरीज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बामर सीरीज। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से बनता है कि लाइमन सीरीज जो है लाइट के कौन से रेंज में आता है? अल्ट्रा वॉयलेट। बामर सीरीज कौन से रेंज में आएगा? विजिबल। ऐसे ही अगर कोई n इक्वल टू 3 तक में आके रुक रहा है तो यार जितना ऊपर जाएंगे एनर्जी का डिफरेंस उतना कम हो गया। तो एनर्जी का डिफरेंस अगर कम हो गया है तो कम एनर्जी रिलीज करके आ जाएगा वो, है ना। जैसे 4 से अगर 3 में आया कोई तो कितना करेगा? बस 0.66, थोड़ा एनर्जी, छोटा वाला फोटोन चाहिए उसके लिए। फिर ऊपर से आएगा थोड़ा सा, क्या हो जाएगा? दोनों को ऐड करके रिलीज होगा। तो अब ये कहां चला गया? अब ये लाइट के और कम एनर्जी वाले में चला गया, और कम एनर्जी वाले में कहां चला गया? वो इंफ्रारेड रीजन में। कहां चला गया? इंफ्रारेड रीजन में। तो देखो विजिबल का एनर्जी ज्यादा ही रहता है, उससे ज्यादा किसका रहता है? अल्ट्रा वायलेट का रहता है।
और ये इंफ्रारेड को उसका कम हो गया, ठीक। और इस सीरीज का नाम क्या कहलाएगा, पासचंद सीरीज कहलाएगा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 3 तक में आके रुकेंगे तो क्या कहलाएगा, पासचंद सीरीज कहलाएगा। नेक्स्ट देखो, उसके आगे जब n इक्वल टू 4 तक में आके रुक रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो जस्ट समझो 5 से अगर 4 में आ रहे हैं तो कितना रिलीज करना पड़ेगा, 0.33। तो यहाँ फिर से एनर्जी कम हो जाएगा, लेकिन अभी भी वो कौन से रीजन में आएगा, इंफ्रारेड रीजन में ही आएगा। और इस सीरीज को हम क्या बोलेंगे, ब्रैकेट सीरीज कहेंगे। क्या बोलेंगे, ब्रैकेट सीरीज। और उसके बाद क्या आएगा, पी फंड सीरीज। तो पी साइलेंट रहता है, फंड सीरीज कहते हैं इसको, है ना। तो क्या हो जाएगा ये, फंड सीरीज, पी फंड सीरीज भी बोल सकते हो। ये भी इंफ्रारेड में चला गया। फिर कहाँ चला गया, हम्फ्री सीरीज, ये भी कहाँ चला गया, इंफ्रारेड रीजन में। तो ये सब इंफ्रारेड में चला गया। लेकिन अगर एनर्जी की बात की जाए तो इसका एनर्जी ज्यादा, इसका कम, इसका कम, इसका कम, इसका और कम, ठीक। और ये आप आसानी से समझ सकते हो, यहां देख करके यहां एनर्जी क्या है, यहां एनर्जी डिफरेंस क्या है, ज्यादा है, यहां एनर्जी डिफरेंस कम है, यहां कम है, ठीक। कोई दिक्कत समझने में। तो नेक्स्ट, फर्स्ट लाइमन सीरीज। अगर आप लोग पहले से लिख के रखे हो और कॉपी सही सलामत है तो मैं तो बोलूंगा आप लोगों को दोबारा इसको लिखने की जरूरत इन चीजों को नहीं रहेगी। बस उसका क्या कर लेना, कम से कम फॉर्मूला को लिख लेना और वहां नीचे दे देना एड्रेस, गो टू दिस कॉपी, ठीक। दोबारा लिखने का टाइम बच जाएगा। ये सब थ्योरी अब पढ़ने की जरूरत भी है क्या, नहीं है। इट इज द फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन। हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की स्टडी कर रहे हैं क्योंकि बोर का जो मॉडल है किस पे एप्लीकेबल है, हाइड्रोजन या उसी के जैसे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज के लिए। इट वॉज फाउंड टू बी इन अल्ट्रावायलेट रीजन बाय लाइमन। लाइमन सीरीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ट्रांसमिशन फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट n इक्वल टू कहां 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट से लेकर के कहां आएगा, अल्टीमेटली ग्राउंड पे ही आएगा। तो n इक्वल टू जो 2 है मतलब सेकेंड एनर्जी स्टेट, और जहां पहुंचेगा उसको क्या बोलते हैं, फाइनल। तो आप इसको और क्या बोल सकते हो, ये हो जाएगा n हायर स्टेट और ये क्या हो जाएगा n लोअर, या इसी को और क्या बोल सकते हो, n फाइनल, और ये क्या हो जाएगा, नहीं n इनिशियल, और क्या हो जाएगा ये n फाइनल। फाइनली कहाँ आएगा, n इक्वल टू 1 पे ही आएगा, लोअर पे आएगा। इसके लिए हम दो चीज निकालते हैं, पहला है फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज और दूसरा क्या होगा, लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। बाकी बीच से कोई मतलब नहीं रखते हैं। तो फर्स्ट लाइन ऑफ जो लाइमन सीरीज होता है, पहला लाइन कौन सा है, पहला लाइन ये है, पहला लाइन ये है फर्स्ट लाइन, ये देखो ये फर्स्ट लाइन। और लास्ट कहां चला गया, अगर मान लो ये n इक्वल टू इनफाइनाइट है तो ये लास्ट वाला क्या कहलाएगा, लास्ट लाइन कहलाएगा, ठीक। तो देखो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, ये निकालने के लिए हमें n1 बोलो या nl बोलो, इसको क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। और n2 बोलो या nh बोलो, इसको क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। और जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे तो डेल्टा ई जो आएगा एनर्जी, ये सबसे क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा। क्यों, क्योंकि वो जितना दूर से आएगा तो सब एनर्जी ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डेल्टा ई, और डेल्टा ई का वैल्यू कैलकुलेट करने पे कितना आएगा, ये तो मैंने वही बता दिया, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप वेवलेंथ निकालना चाहोगे तो लेमडा और एनर्जी दोनों में क्या है, रेसिप्रोकल का रिलेशन है। तो जहां पर डेल्टा ई मिनिमम आ रहा है वहां पर लेमडा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, ठीक है। तो ये वेवलेंथ निकाल लो, 1 लेमडा इज इक्वल टू, ये बड़ा सा खतरनाक वैल्यू है। सब वैल्यू को पुट करेंगे तो फाइनली हमको एंगस्ट्रॉम में वैल्यू मिल जाएगा। हमको इसी से मतलब है, कितना आया, 1216 एंगस्ट्रॉम। ये सबसे ज्यादा मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ आया। तो पूरे जितने स्पेक्ट्रल लाइन है उसमें सबसे कम एनर्जी किसका रहेगा, सबसे कम एनर्जी का रहेगा लाइमन सीरीज के पहले लाइन का, और सबसे ज्यादा एनर्जी, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका रहेगा, लाइमन सीरीज के लास्ट। वेवलेंथ किसका रहेगा, पहले का। एनर्जी सबसे कम और वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसका रहेगा, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का, ठीक। ये तो पूरा डिटेल में वैल्यू के साथ आ गया। लेकिन अगर आप इसको वैल्यू के साथ नहीं निकालना चाहोगे तो ऐसे निकाल सकते हो, जो कि आगे चल के एक दो बार हम लोग यूज करेंगे इसी को। मान लो आपको इसको लेमडा मैक्सिमम को निकालना है तो लेमडा मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन लेमडा मैक्सिमम, 1 अपॉन
लेमडा मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर और क्या था, जेड स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और क्या था 1 अपॉन एन इनिशियली, सॉरी एन आई, एन आई मतलब कहाँ शुरू करेगा 1 से, तो ये 1 स्क्वायर हो जाएगा और माइनस कहाँ से आएगा, ये सेकंड से आएगा, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, तो आर का आर रह जाएगा और इसको देखो 2 स्क्वायर मतलब नीचे 4, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3। तो यहां से आप देख सकते हो लेमडा मैक्सिमम इज इक्वल टू पलटा दोगे कितना आ जाएगा 4 अपॉन 3r। तो बहुत जगह पे आर के टर्म में ही आप यूज करोगे तो भी काम चल जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आप इसके साथ साथ ये वाला वैल्यू जरूर याद रखो, आर वाला, आर हो जाएगा जेड स्क्वायर हो गया 1 अपॉन एन एल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एच स्क्वायर। ये भी आप जरूर याद रखना है ना, क्योंकि आर का वैल्यू तो हम जानते हैं तो उसको पुट करना ज्यादा आसान है, इन टर्म्स ऑफ आर ही याद रख सकते हो। ठीक, वेवलेंथ ज्यादा और एनर्जी क्या होगा, फर्स्ट हो गया, फिर लास्ट 1 मिनट ना, बामर सीरीज में कितना आ रहा है और वेवलेंथ बढ़ गया क्या, एनर्जी कम हो गया, देखो इसका वेवलेंथ कितना है अभी, लाइमन सीरीज के फर्स्ट का 1216 और लास्ट का वेवलेंथ कितना आ जाएगा 912। ठीक है, फिर इस सीरीज का कितना आ जाएगा, बढ़ गया ना वेवलेंथ इसका फर्स्ट, और लास्ट का कितना वेवलेंथ और बढ़ गया। नहीं करना है, नहीं करना है, हाँ हाँ बस आप बस आर के टर्म में याद रखना और बस फॉर्मूला याद रखो, मेन कहाँ से कहाँ जा रहा है इसको दिमाग में रखना, तुरंत निकालने की जब जरूरत पड़ेगा तो निकालने का प्रोसेस पता होना चाहिए। यहां देखो क्या चीज, इसका वेवलेंथ कम है, इसका वेवलेंथ ज्यादा, इसका वेवलेंथ और ज्यादा, इसका वेवलेंथ और ज्यादा, इसका और ज्यादा, इसका और ज्यादा, तो सही है। मतलब मैं चेक कर रहा था कि मैंने जो बोला वो गलत तो नहीं हो गया करके। इसका एनर्जी क्या है ज्यादा, इसका एनर्जी कम। अगर हम ऐसे करके आगे बढ़ रहे हैं तो एनर्जी क्या हो रहा है, एनर्जी डिक्रीज हो रहा है और वेवलेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, लाइट से पहचानना ज्यादा आसान है, विजिबल का एनर्जी ज्यादा रहेगा, फिर अल्ट्रावायलेट को उससे ज्यादा रहेगा, इंफ्रारेड का और कम रहेगा। तो यहाँ एनर्जी घटते जा रहा है और वेवलेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा, एनर्जी घटते जा रहा है। देख के भी समझ आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा है, यहाँ डिफरेंस कम होते जा रहा है, तो एनर्जी घटते जा रहा है ना। कैसे निकालना है समझ आया ये। सिमिलरली अगर लास्ट लाइन के लिए बात किया जाएगा, किसके लिए, लास्ट लाइन के लिए, तो लास्ट लाइन के लिए आप देख सकते हो एनर्जी क्या हो जाएगा, लास्ट लाइन के लिए n1 क्या रहेगा, मतलब आएगा कहाँ, फाइनली 1 में आएगा और कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से, तो जैसे ही पुट करोगे ये हो जाएगा ई डेल्टा ई मैक्सिमम, डेल्टा ई मैक्सिमम क्या हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना रहेगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगा एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि लास्ट से आ रहा है तो पूरा एनर्जी सबको समेटते हुए आएगा वो, तो कंप्लीट एनर्जी चाहिए उसको। इनफाइनाइट से आएगा तो इनफाइनाइट पे कितना एनर्जी रहता है 0, और इनफाइनाइट से कहाँ आ रहा है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले ऑर्बिट पे आ रहा है, तो उसको उतना ही एनर्जी क्या करना पड़ेगा, एमिट करना पड़ेगा। एनर्जी यहाँ मैक्सिमम है तो वेवलेंथ क्या रहेगा मिनिमम, ये देख सकते हो 912 एंगस्ट्रॉम।
912 एंगस्ट्रॉम। ये तो मैं शायद याद करा चुका हूं क्या आप लोगों को केमिस्ट्री में। हो गया। अब एक चीज और, कुछ कुछ मैं खाली नोट में लिखा दे रहा हूं। देखो जो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज है ना, इसका हम लोग कुछ कुछ और नाम रखते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, इसमें तो बनेगा नहीं क्या, यहीं पे कर देता हूं। देखो जो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज है ना, इसके और कुछ नाम हैं। हाँ, इसका पहला नाम है, लाइमन सीरीज तो है ही, इसको हम बोलते हैं चलो क्यों के रीजन से शुरू करते हैं अपन। ये जो लाइमन सीरीज है, लाइमन सीरीज मतलब n इक्वल टू 1। 1 मतलब कौन सा सेल, k सेल। ये क्या हो जाएगा, l सेल। ये हो जाएगा m सेल, फिर आगे n सेल, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। तो फर्स्ट लाइन मतलब ये जो पूरा लाइमन सीरीज है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, और k सीरीज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, k सीरीज। इसी को ना कभी कभी अल्फा बीटा गामा से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। तो मेन आप बस इसको याद रखो, इसी को बोल देगा अल्फा सीरीज। क्या बोल देगा, अल्फा सीरीज। और दोनों को मिला के बोल देगा के अल्फा सीरीज। तो भी सेम चीज है, बस नाम अलग अलग बोल सकता है वो। उसको बोलेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ के सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ के अल्फा सीरीज, पहला लाइन को। लेकिन पूरे सीरीज का नाम क्या हो जाएगा, के सीरीज या के अल्फा सीरीज या अल्फा सीरीज। ठीक है, एक बात समझो, अब यहां पर मैं फर्स्ट की बात करता हूं। ये फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का पहला नाम क्या हो जाएगा, या इसको कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा तो कैसे बोलेगा, आपके अल्फा सीरीज का पहला लाइन निकालो, तो यही है। लाइमन सीरीज का पहला लाइन निकालो, यही है। अगर वो बोलेगा कि आप लाइमन सीरीज का वो लाइन निकालो जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, तो यही है। जहां वेवलेंथ ज्यादा रहेगा वहां फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, मिनिमम। फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, मिनिमम। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। फ्रीक्वेंसी ज्यादा, वेवलेंथ कम, उल्टा होता है दोनों, है ना। तो इसी को क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा लाइन ऑफ एल मैक्सिमम, और सेकंड लाइन ऑफ, यहीं पे लिख दूं एफ एल मैक्सिमम बोलो, या फिर फ्रीक्वेंसी मिनिमम, बात एक ही है। और क्या बोल सकते हैं, लाइन ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ के अल्फा सीरीज, तो भी आप समझ जाना इसी के बारे में बात किया जा रहा है। और फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज फॉर मिनिमम एनर्जी, जिसका मिनिमम एनर्जी बोला जाएगा तो भी हो जाएगा सेम चीज। लाइन ऑफ ई मिनिमम ऑफ लाइमन सीरीज। ठीक, तो क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग हो जाएगा। वो बोलेगा कि आप लाइमन सीरीज का वो लाइन निकाल के बताओ जिसके लिए लेमडा मैक्सिमम रहेगा, तो भी यही निकालना है। फ्रीक्वेंसी मिनिमम रहेगा तो भी यही निकालना है। वेवलेंथ मैक्सिमम रहेगा तो भी यही निकालना है। अगर वो बोलेगा के अल्फा सीरीज का फर्स्ट लाइन निकालो, तो भी यही निकालना है। बस क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है बदल सकता है, इसीलिए हमको थोड़ा सा अवेयर रहना है। ठीक है, समझ आएगी नहीं। फर्स्ट लाइन का वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ मैक्सिमम है, एनर्जी क्या है, मिनिमम है। फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा इसका, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन तो जानते ही हो कि बताना पड़ेगा, जानते हो ना, बहुत पहले जानते हो क्या रहता है, उल्टा रहता है। तो ये देख सकते हो।
इसी को शायद नोट करके मैं यहाँ पर लिखा हुआ हूँ। नोट में क्या है देखो, डेल्टा ई इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी और इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। तो फॉर फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, अच्छा ये तो लिखा हुआ है, फर्स्ट सीरीज ऑफ लाइमन सीरीज क्या हो जाएगा, डेल्टा ई मैक्सिमम रहेगा, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम रहेगा और लेमडा मिनिमम रहेगा। और लास्ट लाइन के लिए क्या हो जाएगा उल्टा, ई मिनिमम, फ्रीक्वेंसी मिनिमम और लेमडा मैक्सिमम। उल्टा नहीं हो गया कुछ, पूरा उल्टा हो गया है ना। देखो ये क्या हो जाएगा, लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, और ये हो जाएगा फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, ई मिनिमम, फ्रीक्वेंसी मिनिमम और लेमडा मैक्सिमम। हाँ अरे यार, तो ये लास्ट को क्या बोल देंगे, लास्ट लाइन या लिमिटिंग लाइन। क्या हुआ, अब वो सबको कहाँ चेंज कर देते, इसलिए इसको ही कर दिए। नेक्स्ट बामर सीरीज, बामर सीरीज क्या है ये, सेकेंड सीरीज है ये, सेकेंड सीरीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का। और ये कहाँ से कहाँ जाएगा, डिफरेंट ऑर्बिट से n इक्वल टू 2 पे आ जाएगा, n इक्वल टू 2 पे आ जाएगा। तो इसके लिए हम फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट का जो एनर्जी कितना हो जाएगा, डेल्टा ई अरे यार चलो ठीक, और ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, फर्स्ट लाइन का क्या रहेगा, एनर्जी कम रहेगा। अब फर्स्ट और लास्ट में किसका एनर्जी कम रहेगा ज्यादा रहेगा, आप लोगों को याद करने की जरूरत है क्या। फर्स्ट लाइन कम डिस्टेंस से आएगा तो कम एनर्जी कवर करेगा, लास्ट लाइन ज्यादा से आएगा तो ज्यादा रहेगा। और बस एनर्जी याद होगा फिर बाकी सब याद होगा, जहां एनर्जी कम वहां वेवलेंथ ज्यादा। तो ये एनर्जी देखो फर्स्ट का कम रहेगा तो फर्स्ट का वेवलेंथ ज्यादा रहेगा। और इसको आप इन टर्म्स ऑफ आर वाला फॉर्मूला जरूर याद रखना ना, 1/λ इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर जेड स्क्वायर 1/nl स्क्वायर माइनस 1/nh स्क्वायर। इस फॉर्मूला को जरूर याद रखना, ठीक। नेक्स्ट लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, लास्ट लाइन में क्या होगा, लास्ट लाइन में क्या होगा, ये इनफाइनाइट से आएगा और 2 पे आ जाएगा। तो देख लो एनर्जी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा मैक्सिमम, और वेवलेंथ क्या रहेगा मिनिमम। लेकिन फिर भी उससे ज्यादा ही है, किससे, लाइमन सीरीज से। तो अब वेवलेंथ ऐसे बढ़ता जा रहा है और एनर्जी घटता जा रहा है। जब हम कहाँ जा रहे हैं, लाइमन सीरीज से ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, तो देखो एनर्जी का गैप जो है कम होते जा रहा है, मतलब वेवलेंथ क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो बस ये दो काफी है, बाकी सब आप लोग केमिस्ट्री से पढ़ लेना। ये समराइज करके लिखा गया है। वॉयलेट रीजन में अगर हम देखें तो वेवलेंथ क्या होता है, सॉरी विजिबल रीजन में अगर हम देखें तो कलर क्या होता है, कलर होता है ये विबग्योर, और उसका ये वेवलेंथ हो गया। तो याद रखना, पूरा स्लाइड मैंने रिवीजन करने के पर्पज से लगाया हुआ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2।
क्या है क्वेश्चन नंबर? नहीं लगाए क्या? पिछले में नहीं लिखे हैं? 11 12 सेम क्वेश्चन है क्या? सीमित क्वेश्चन हो गया क्या? नहीं नहीं, अलग क्वेश्चन है ना, सेम नहीं है ये। इसका आंसर है डी। ये तो प्रिंस बता देगा, सी का आगे डी। कहने का मतलब यही, फिर कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है? क्या समझ रहे हो, खुद जानता है वो, इतना बताने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ हाँ। कर लिए सॉल्व, नहीं करोगे? तो, तो मैं सबका आंसर बता देता हूँ फिर ऐसे ही खाली, फिर आ जाएगा मजा, है ना? सॉल्यूशन करो ना तब तो कुछ। आ गया ना? कर ली सॉल्व। इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम फर्स्ट जम्प्स फ्रॉम, देखो क्या बोल रहा है, फर्स्ट जम्प्स फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट to second excited state and then from second excited to the first excited state, the ratio of the lambda 1 lambda 2। क्वेश्चन कहाँ सेम है? बहुत अलग है। कहाँ, ये कहाँ जा रहा है देखो पहले, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट में चला गया, मतलब n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3, 4 से 3, 4 से 3 पास्टल सीरीज चला गया है। देखो 1/λ, इसको 1 मान लो पहले वाले को, 1/λ1 कहाँ से कहाँ जा रहा है, n इक्वल टू 4 टू 3, और अपॉन कर दो 1/λ, एक ही बार में फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, 1/λ, इसको λ2 बोल दो, कहाँ से कहाँ, n इक्वल टू ये सेकंड से मतलब 3 टू 2। ठीक, क्या आ जाएगा फार्मूला, r हाइड्रोजन एटम है तो z स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 कहाँ आके रुक रहा है, 3, 3 स्क्वायर मतलब 9, माइनस कहाँ से आ रहा है 16, r 1 का स्क्वायर और क्या हो जाएगा। वैसे पता है हम लोग को ना इसको उल्टा कर देना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहता है ना, क्योंकि पलटाएंगे तो सेकंड वाला आ जाएगा, रेशियो λ1 पर λ2 चाहिए। लेकिन ठीक है, अब जब कर दिए तो हटाओ। 1 अपॉन कितना हो जाएगा ये,
कहाँ के रुकेगा, सेकंड में, तो 1/4 माइनस 1/9। बाकी देखो ये कैंसल, ये कैंसल। नेक्स्ट सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, 16 माइनस 9 मतलब 5, और 9 इंटू 16, 5 अपॉन क्या हो जाएगा, 9 इंटू 16 इंटू, इसको पलट दें तो क्या हो जाएगा, ये 9 इंटू 4, और इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा, 5। गलत हो गया क्या, ये 7 आ जाएगा, ये 16 माइनस 9 कितना होगा, 7। इसको सॉल्व करो, 5 अपॉन 9 इंटू 4, तो पलट के लिख दिया मैं इसको, तो ये हो जाएगा नीचे 5। क्या आ रहा है, 9 और 9 चला गया, 4 1 जा और 4 4 जा, तो ये हो गया 7/20। 7/20 किसका आ रहा है, ये है वैल्यू, तो ये λ2 अपॉन λ1 का वैल्यू 7/20, पलट दोगे तो क्या हो जाएगा, λ1 अपॉन λ2 का 20/7, तो ये आंसर है। ठीक, यहाँ क्या चल रहे थे, क्या हो भी नहीं अच्छा ऐसे ऐसे कर रही है, मेरे को क्यों करेगी, अभी पास वास नहीं होना है क्या, देख रहा तो हो जाओगे ना बड़े पास। क्या पहले ज़्यादा अच्छा था, थर्ड। The ratio of the wavelength of last line of Balmer series and the last line of Lyman series, इस बार लास्ट को पूछ दिया है, लास्ट, तो लेमडा ऑफ ये लाइमन सीरीज ना 1/1 लेमडा ऑफ लाइमन सीरीज, कहाँ से कहाँ लास्ट बोल रहे हैं, तो n इक्वल टू इनफाइनाइट टू 1, हाँ देखते हैं, 1/, बामर सीरीज n इक्वल टू कहाँ से कहाँ, इनफाइनाइट टू 2 आ जाएगा, तो लिख देते हैं r1², कहाँ आके रुकेगा, 1 पे, तो 1/1, 1 क्या, इन्फिनिटी का स्क्वायर, मतलब इन्फिनिटी रहेगा, r1 कहाँ आके रुकेगा, 2 पे, तो 1/2 मतलब 2² मतलब सीधा 4 हो जाएगा, है ना, -1 कहाँ से आएगा, इन्फिनिटी से, ये हो जाएगा, ये कैंसल, ये कैंसल, किसमें, 1 में, ये हो जाएगा कितना, 1, और नीचे हो जाएगा क्या, पलट के चला जाएगा तो ऊपर, सीधा ऊपर लिख दो इसको, ये हो गया 4, कितना हो गया, 4 हो गया, तो पहले क्या बामर को ही रखना है ना, तो सही है, बामर सीधा आ जाएगा यहाँ पर, लेमडा बी अपॉन लेमडा एल इज इक्वल टू 4, क्या आंसर है, ऑप्शन बी करेक्ट। आया समझ में, नेक्स्ट बाइंडिंग एनर्जी, क्या होता है बाइंडिंग एनर्जी, हाँ कितने एनर्जी से वो बाइंड है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड एज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू सेपरेट इट्स कंस्टिट्यूएंट टू लार्ज डिस्टेंस, मतलब एक तरीके से आयोनाइजेशन एनर्जी को ही बोला जा रहा है, एक तरीके का है, आई ई ही है ये और कुछ नहीं, हाँ भाई उसको कितना एनर्जी चाहिए, बाइंड है तो छोड़ने के लिए जितना एनर्जी उसको चाहिए रहेगा वही क्या है उसका बाइंड एनर्जी, ठीक है, जैसे कि किसी के मतलब खाने की कैपेसिटी कितना है, तो खा जाने के बाद जितना पेट भर गया वही क्या है उसकी कैपेसिटी है,
तो कितना क्लोजली अटैच्ड है ये कब पता चलेगा? टूटने के बाद। एग्जाम्पल अच्छा नहीं था। किसी चीज का लिमिट जानना है तो उसके लिमिट को पार करना पड़ता है, ये वैसे ही है। बाइंड एनर्जी, बाइंड एनर्जी मतलब कितने एनर्जी से बाइंड है ये कब पता चलेगा? जब फाइनली वो आइसोलेट हो जाए। मान लो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया, उसमें क्या हुआ? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया, उससे क्या हुआ? सेपरेट नहीं हुआ। तो पता चल पाएगा कि कितना उसके बाइंड एनर्जी है? नहीं। थोड़ा और दिया गया इलेक्ट्रॉन, थोड़ा और इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया, मान लो 11 दिया गया, अभी भी बाइंड है वो, तो पता नहीं चलेगा कितना बाइंड एनर्जी है। 15 दिया गया, अभी भी ब्रेक नहीं हुआ, अभी भी बाइंड है, तो हम नहीं बता सकते बाइंड एनर्जी कितना है। अब मान लो 20 दिए, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देते ही क्या हो गया? आइसोलेट हो गया। 19.9 देने पे आइसोलेट नहीं हो रहे थे, 20 देते ही क्या हो गया? आइसोलेट। तो बाइंड एनर्जी कितना है? 20। तो वही बोल रहा है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ a system is defined as the minimum energy needed to separate its constituents to large distance, या बोल सकते हो infinite. This may be defined as the energy released when its constituents are brought from infinite to form infinite to form the system. ये from नहीं है, form the system. इसको हम उल्टा भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर मान लो इनफाइनाइट से किसी को लाके वहां पर अटैच किया जाए, तो मान लो इधर से लेके आ रहे हैं, अरे जाना जाना जाना, जा ही नहीं रहे उसके अंदर में, जोन में, तो उसको क्या किया जाएगा? थोड़ा ज्यादा एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा। मान लो उसने क्या किया, किसी को अपने जोन में लाने के लिए, ये लो 20 रुपए, नहीं आऊंगा बोल रहा है, 30 रुपए, नहीं आऊंगा बोल रहा है, 50 रुपए, 100 रुपए दिया, आ गया, तो उसका बाइंड होने का एनर्जी कितना है? 100 रुपए। ये वैसे ही है। तो या तो उसको क्या कर दो, आइसोलेट करके चेक कर लो, या तो फिर उसके अंदर उसको बाइंड करा के चेक कर लो, दोनों तरीके से चेक किया जा सकता है। अल्टीमेटली उसको क्या होना है? बाइंड होना है। तो अगर बाइंड होना है तो दो तरीका है, अगर वो पहले आइसोलेट था तो कितने में जाकर के बाइंड हो गया, या पहले से अगर बाइंड था तो कितने में क्या हो गया? आइसोलेट हो गया। और इसको हम डिफाइन करेंगे तो क्या लिखते हैं? बाइंड एनर्जी इज इक्वल टू, बाइंड एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल एनर्जी। इसका क्या ले लो? मैग्नीट्यूड। बाकी वैल्यू आप जानते हो इसका, ठीक है? टोटल एनर्जी का वैल्यू जानते हो ना? बस इतना ही लिख ले रहो, ठीक है? ये यहां तक के पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। थैंक यू, बाय बाय।